7 दिसंबर 1941 प्रशांत महासागर में लेफ्टिनेंट क्लैरेंस डिकिंसन और उनके विंगमैन को आदेश मिला है कि वेड मिलर हॉल्सी द्वारा यूएसएस इंटरप्राइजेस से उड़ान भरे और अपने एसबीडी डॉन्टलेस डाइवर बॉम्बर को पर्ल हार्बर तक उड़ाएं। ये एक ऐसा दिन है जो बदनामी में रहेगा, क्योंकि जैसे ही डॉन्टलेस बेस की ओर बढ़ रहे हैं, जापानी नौसेना के सैकड़ों फाइटर्स और बॉम्बर्स अचानक भारी हमले के बीच में हैं। टॉर्पीडो युद्ध पोतों पर हमला करते हैं और स्थानीय स्क्वाड्रनों पर बम बरसाते हैं इससे पहले कि वो उड़ान भर सकें, और दोनों डॉन्टलेस से अनजान को सीधा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो पर्ल हार्बर के करीब पहुंचते हैं, डिकिंसन को बेस के ऊपर धुएं का बादल दिखता है। धुआं देखते ही डिकिंसन सोचता है कि शायद खेत जल रहे हैं या गोलीबारी का अभ्यास है, लेकिन फिर उससे विमान भेदी आग के काले बादल दिखते हैं। बेस पर हमला हो गया है। धुएं से 2 जीरो विमान उभरते हैं। डॉन्टलेस विमान डॉग फाइट के लिए सही नहीं है, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों जीरो ऊपर से तेजी से आते हैं और पीछे से हमला करते हैं। वो 20 एम की तोपों से डिकिंसन के डॉन्टलेस पर निशाना साधते हैं। दूसरे विमान में मैकार्थी तेजी से बाईं ओर झुकता है और डिकिंसन के नीचे जाकर बचाने की कोशिश करता है। डिकिंसन जीरो से चूक जाता है, लेकिन जैसे ही मैकार्थी मुड़ता है, जापानी गोलियां उसके डॉन्टलेस पर लग जाती है। उधर डिकिंसन धीरे धीरे विमान को मोड़ता है और उसे स्थिर रखता है, जो मिलर के लिए सही है क्योंकि वो पीछे से फायर कर सकता है। मिलर अपनी मशीन गन से दोनों लड़ाकू विमान का सामना करता है जो उसकी तरफ आ रहे हैं। जीरो विमान तेजी से उसके पास से गुजरता है। डिकिंसन तुरंत नाक नीचे कर देता है और नेगेटिव जी फोर्स महसूस करता है। जैसे जीरो विमान उसकी नजरों में नीचे से आते हैं, वो अपनी फॉरवर्ड गन से हमला करता है, पर जापानियों की गति बहुत ज्यादा है। गोलियां निशाने पर नहीं लगी और जीरो विमान तेजी से निकल गए। पर जा रहे हैं और वापस मुड़ रहे हैं। रीलोड कर रहा हूँ। नीचे डिकिंसन को मैकार्थी का विमान दिखता है। उससे तेल निकल रहा है और फिर आग लग जाती है। मैकार्थी नीचे जा रहा है। उन्हें पैराशूट खुलता देख राहत मिली, पर एक ही पैराशूट देखकर वो डर भी जाते हैं और जीरो विमान तेजी से करीब आ रहे हैं। जो पैंतरे आजमाते हैं और जापानी पायलट फायरिंग शुरू कर देता है। मिलर रिलोड करके कई करते हुए फायरिंग जारी रखता है। लगा निशाना। साहब, मुझे एक बार गोली लगी है, मैंने एक गिरा दिया है। वो अपने कंधे के ऊपर देखता है और तेल का धुआं आग के लपटों में बदल जाता है। जीरो पूरी तरह जल उठता है। पर वो फिर भी उड़ान पर है। हालांकि जापानी हमले को जारी रखते हैं। बस वक्त की बात है, खत्म होने से पहले बार बार अमेरिकियों को निशाना बनाया जा रहा है। मिलर अपनी आखिरी गोली चलाता है। मिलर, तुम ठीक हो? डिकिंसन साहब, मैंने सारे 6 गोलियों के डब्बे खर्च कर दिए हैं। डिकिंसन के पेट में डर की भावना आ जाती है। डिकिंसन का मन वापस एक बातचीत पर आ जाता है जो उन्होंने यूएसएस इंटरप्राइजेस पर उस दिन की थी। ये हमारी आखिरी फ्लाइट है, साथ में मुझे गीला मत कर देना सर। चिंता मत करो बेटा, बस मेरे साथ बने रहो, हम पर्ल के रनवे पर होंगे। डिकिंसन को एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। विमान उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। डिकिंसन दाहिनी ओर झुकता है। वो काबू पाने के लिए रडार का सहारा लेता है, पर विमान बेकाबू होकर घूमने लगता है। डिकिंसन आखिरी बार मिलर को चिल्लाता है, मिलर कूदो! इस उम्मीद में कि वो अभी भी जिंदा है। वो अपनी बेल्ट खोलता है और रेडियो को डिस्कनेक्ट की कोशिश करता है, लेकिन एक हाथ से रेडियो हट नहीं पाता। खुली बेल्ट और भागते हुए समय में वो दोनों हाथों से रेडियो का केबल पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। फिर वो कूद जाता है। डिकिंसन के चेहरे पर जोर से हवा लगती है और वो बाहर गिरता है। वो गिरते हुए रिपकॉर्ड को ढूंढता है। 800 फीट की ऊंचाई से कूद के उसके पास बस कुछ ही सेकंड हैं। जमीन से टकराने से पहले उसे ट्रेनिंग याद आती है और वो कॉर्ड को ढूंढकर खींचता है। पैराशूट खुल जाता है। वो रुकने के खिंचाव को महसूस करता है। देखता है कि जमीन तेजी से करीब आ रही है। वो अपने विमान के विस्फोट होने की आवाज सुनता है खुद जमीन से टकराने से पहले। डिकिंसन जल्दी से बेल्ट खोलता है और खड़ा हो जाता है। वो एक खेत में उतरता है, अकेला। उसे एहसास होता है कि मिलर नहीं बचा
और उसे सुरक्षित रखने का आश्वासन एक झूठा वादा था। मिलर, वहाँ यूएसएस एंटरप्राइजेस पर एडमिरल हॉल्सी गुस्से में भरे हुए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है, उन्हें पता था कि जापानी कुछ योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की उम्मीद नहीं थी। सभी लोग बैटल स्टेशन पर। फोटोन टॉर्पीडो को बांधो। प्रथम अफसर रिकर कहते अगर वो यूएसएस एंटरप्राइज की कमान संभालते, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप के स्टार ट्रेक के साथ नई जुगलबंदी में बेहतरीन स्टार ट्रेक कमांडरों को समय में पीछे और दूसरे विश्व युद्ध के यूएसएस एंटरप्राइज के पुल पर ले जाया गया है। साथ ही यमातो और दूसरे ऐतिहासिक वाहनों को वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप के नौसैनिक युद्धों के खास मैदानों को लाया गया है। क्या किसी स्टारशिप का कप्तान समुद्र में युद्ध पोत संभाल सकता है? खैर, आप वहां जाकर पता लगा सकते हैं जहां पहले कोई नहीं गया। विशेष स्टार ट्रेक थीम के गेम मोड पाइए और स्टार ट्रेक कंटेंट अनलॉक करिए और आप स्टारशिप एंटरप्राइज का ब्रिज देख सकते हैं। नए खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप एक विशेष बोनस पैक देता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और स्टार ट्रेक कमांडर पाइए। प्रीमियम अकाउंट का समय, एक नया जहाज और काफी कुछ मुफ्त में। और भूलिए मत, ये कंसोल पर भी उपलब्ध है। आज ही वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप के स्टार ट्रेक यूनिवर्स में शामिल होइए और खेलिए। रुकना बेकार है। जहाज तुरंत हाई अलर्ट पर आता है और पर्ल हार्बर की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ता है। डिकिंसन किसी तरह खुद को फोर्ड आइलैंड के एयरबेस तक पहुंचाता है, जहां वो तुरंत ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता है। उसने नहीं बताया कि उसे मार गिराया, इसलिए कमांडिंग ऑफिसर उसे आदेश देता है एक उपलब्ध डॉन्टलेस से कूदने और जापानी बेड़े को समुद्र में तलाशने का। डिकिंसन खुशी से सहमत होता है। उसके दिल में दोस्त के लिए बदले की आग जल रही है, लेकिन जापानी आसानी से बच निकलते हैं, सिर्फ सबमरीन्स को विमान वाहक जहाजों की निगरानी के लिए छोड़ते हुए। जैसे ही एंटरप्राइज आखिरकार पर्ल हार्बर पहुंचता है, हॉल्सी अपने जहाज को 6 घंटे के भीतर ईंधन भरने और वापस सप्लाई करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। डिकिंसन वापस जहाज पर आ जाता है। हॉल्सी के सभी लोग बदले की भावना में जल रहे हैं और इनमें सबसे ऊपर डिकिंसन है। हॉल्सी दुश्मन को देखते ही मारने का आदेश देता है। अब फिर से समुद्र में एंटरप्राइज 24 घंटे गश्ती विमान भेजता है। डिकिंसन सबसे ज्यादा तेज है, हवाई के पास पानी में बमों की खोज और बदले की भावना लिए। और हमले के 3 दिन बाद जापानी फिर से सामने आते हैं। दूसरा एंटरप्राइज पायलट पानी की सतह पर एक जापानी सबमरीन का साफ आकार देखता है जब वो अपनी बैटरियां चार्ज कर रही है। संपर्क, दुश्मनी सबमरीन। लेकिन दुश्मन उसे देख लेता है। बॉम्बर आ रहा है। अलार्म बज उठता है और I-17 सबमरीन का क्रू आपातकालीन डाइव के लिए भागता है। I-17 में कम से कम 90 सेकंड लगेंगे। ये समय के खिलाफ दौड़ता है। वहाँ हवा में पायलट ऊपर खींचता है और अपने हमले के लिए नीचे झुकता है, अपने 1000 पाउंड के बम को तैयार करते हुए। डाइव बॉम्बर गति पकड़ता है जैसे ही वो नीचे की ओर दौड़ता है। पायलट ने अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाई हुई है, वो अभी छोड़ नहीं सकता। जहाज उसकी आंखों के सामने लहरों में डूब रहा है। जितना जल्दी हो सके वो बम छोड़ता है, उम्मीद करता है कि ये लक्ष्य पर लगे। बम समुद्र में गिरता है और सबमरीन के किनारे से टकराकर फट जाता है। जापानी सैनिक एक विशाल विस्फोट सुनते हैं। बैलिस्टिक टैंक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित डाइव करने से पहले मरम्मत करनी होगी। Missed. It's still sailing. Damn it. Send more aircraft. डेक पर एक और डॉन्टलेस की उड़ान तैयार की जा रही है। उनमें डिकिंसन है, इस बार एक युवा गनर मिलर की जगह पर। सेल 4 उड़ाने के लिए तैयार। जी सेल 4, सावधानी बरतें, सबमरीन देख ली गई है, मैं भरोसा कर रहा हूँ। वो उड़ान भरते हैं। उधर I-17 पर जापानी क्रू आपातकालीन मरम्मत कर रहा है। इस समय वो सतह पर तैरने के लिए मजबूर हैं जब एक लुकआउट एक अमेरिकी डॉन्टलेस को आसमान में देखता है। ऊपर डिकिंसन एक सबमरीन की छाया लहरों पर तैरती हुई देखता है। बदला सामने है। ये सेल 4 है, सबमरीन देखी गई है। लहरों से 5000 फीट ऊपर डिकिंसन बम को तैयार करता है मैं हमला कर रहा हूँ। और अपने डॉन्टलेस को डाइव में फेंक देता है। विमान तेजी से गति पकड़ता है। नीचे जापानी अपनी तोपों को उसकी ओर बढ़ाते हैं। एक ट्रेसर की पंक्ति लक्ष्य से डॉन्टलेस की ओर बढ़ती है।
पर डिकिंसन दुश्मनों को नजरअंदाज करता है। गोली कैनोपी के पास से फिसलती है जो दोनों से हल्की सी चूकती है। जब वो सिर के बल दुश्मन की गोलाबारी की ओर गिरते हैं, जापानी गनर सब कुछ डॉन्टलेस पर फेंकते हैं जो उनकी ओर चिल्लाते हैं। वो लक्ष्य पर कई बार निशाना लगाने में सफल होते हैं, लेकिन डॉन्टलेस की ताकत और पायलट की दृढ़ता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। जापानी गनर डर से आसमान की ओर देखते हैं जब बम अपने रास्ते पर चलता है सीधा उनकी ओर। मौत की सीटी लड़ाई की आवाजों में गूंजती है। वो गिरता है पानी में। गनर तुरंत डेक से उड़ा दिया जाता है और जहाज अचानक अपनी सभी शक्तियां खो देता है। I-17 की जीवन धारा दिखाई गई जब तेल सतह पर इकट्ठा होने लगा। ये करीब था, क्या हम उसे मार पाए? डिकिंसन विमान को मोड़ता है। जहाज को देखते हुए वो डेक के क्रू को पानी के नीचे देख सकता है और तेल की चादर और धुआं, लेकिन जहाज हालांकि ठीक ही लगता है। लक्ष्य पर प्रभाव साफ नहीं है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सबमरीन को कुछ नुकसान हुआ, पर वह जीवित है। वो लहरों में डूबती है और नजर से गायब हो जाती है। वो डूब गई। एक अकेला बुलबुला सतह पर आता है। डिकिंसन ध्यान से देखता है जब अचानक एक विशाल बुलबुलों का गोला समुद्र से बाहर आता है। सबमरीन डूब गई। मुझे तेल और मलबा दिख रहा है। क्रू राहत की सांस लेता है। डिकिंसन रेडियो पर सुनता है जब कुछ लोग एक छोटा सा जश्न मनाने का सोचते हैं। ये तुम्हारे लिए था मिलर। I-17 युद्ध में डूबने वाला पहला बड़ा जापानी जहाज था। USS एंटरप्राइज ने जवाबी हमले की शुरुआत की थी और डिकिंसन ने अपने दोस्त का बदला लिया। ईश्वर जानता है जापानी क्या सोच रहे हैं। काश हम जान पाते कि उनकी योजना क्या है जापानियों के नजरिए से। If you watch this film, sir, on Midway from the Japanese perspective, then maybe we can find out.